Welcome to the management guidance. So, in the previous session, I have explained you decision and types of decision. In today's session, I'm going to explain you process of decision making. So, आज हम इस वीडियो में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्रोसेस क्या होती है डिसीजन मेकिंग की. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के टोटल 8 स्टेप्स होते हैं. इफ़ वी सी द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द डिसीजन. सबसे पहले डिसीजन लेने का जो भी पर्पस होगा, जिस भी वजह से हमें डिसीजन लेना है, हम लोग पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे. देन सेकंड इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. देन थर्ड इज प्रिंसिपल फॉर जजिंग द ऑल्टरनेटिव. देन फोर्थ वन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एनालाइज द डिफरेंट चॉइस. फोर्थ इवेलुएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव. देन फिफ्थ इज सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको सिलेक्ट करेंगे. देन सेवन्थ इज एग्जीक्यूट द डिसीजन को एग्जीक्यूट करेंगे. एंड एट द लास्ट स्टेप हम लोग रिजल्ट को इवेलुएट करेंगे. तो अगर मैं आपको फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द डिसीजन. सबसे पहले डिसीजन लेने की जो भी पर्पस रहेगी, मतलब हम लोग क्यों डिसीजन ले रहे हैं, क्या वजह डिसीजन लेने की है, इसका मतलब ये कि हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या. इट मीन व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आपका कीवर्ड है व्हाट. बाय द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना जरूरी है, क्यों सॉल्व करना चाहिए. देन थर्ड पॉइंट इज हु आर द अफेक्टेड पार्टीज ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम से कौन अफेक्टेड है. एंड द लास्ट वन इज डज द प्रॉब्लम हैव अ डेडलाइन और अ स्पेसिफिक टाइमलाइन. क्या कोई किसी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्या उसकी कोई डेडलाइन है. इट मीन्स कि वो कोई फिक्स टाइम के लिए है या फिर स्पेसिफिक टाइमलाइन के लिए. इट मीन्स कि कोई स्पेसिफिक समय तक के लिए आने वाला है या फिर स्पेसिफिक टाइम तक वो प्रॉब्लम रहने वाला है क्या, या फिर एक स्पेसिफिक समय पे वो परेशानी हमें होगी. परेशानी क्या है, परेशानी क्यों है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो उस परेशानी से अफेक्टेड हैं, और वो परेशानी कब तक रहेगी. ये सब पहले हम लोग को फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करना होगा. देन द सेकेंड स्टेप इज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग. पहले स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. सेकेंड स्टेप में हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ है जो उस प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन से स्टेक होल्डर है जो प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व है. अब आप सोचिए कि स्टेक होल्डर क्या होता है. तो कोई भी ऐसी पार्टी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर लिंक है ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि सप्लायर है, कस्टमर है, शेयर होल्डर है, तो ये क्या होते हैं, इसको स्टेक होल्डर बोलते हैं. डायरेक्टली लिंक हो या इनडायरेक्टली लिंक हो तो वो स्टेक होल्डर होते हैं. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व है. हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर चेकशीट की हेल्प से भी कर सकते हैं. अब चेकशीट क्या होती है, तो चेकशीट में आपको ये समझा दूँ कि चेकशीट में हर एक पॉइंट लिखा होता है. जो भी पॉइंट पे हमें एनालिसिस करना है, जो भी पॉइंट हमें जानना है कि हाँ कहीं इस पॉइंट की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है या फिर इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, वो सारे पॉइंट्स इसमें लिखे होते हैं. अगर मैं चेकशीट का आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ मैंने एक चेकशीट ऐड की है जहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ब्रोकन बॉटल्स कितने हैं, मतलब कितने हुए हैं, कितने ऐसे बॉटल्स हैं जो मैन्युफैक्चर होने के बाद ब्रोकन हुए हैं. तो मंडे टू फ्राइडे में अगर हम लोग देखें तो मंडे को 2 बॉटल्स ऐसे हैं जो ब्रोकन है एंड फ्राइडे को 3 ऐसे हैं. वैसे ही कितने बॉटल्स की कैप लूज़ है. ट्यूसडे को 2 बॉटल की हमें पता चले कि कैप लूज़ है. ऐसे ही हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग देते हैं जिन पॉइंट्स को हमें चेक करना होता है कि इन पॉइंट्स पे क्या क्या डिफेक्ट आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स नहीं है. प्रॉब्लम्स हैं तो कितने हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने प्रॉब्लम्स नहीं है. तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो हर एक जो भी यहाँ पे फैक्टर्स लिखे गए हैं, उन फैक्टर्स की वजह से जितनी भी दिक्कतें आई हैं, मंडे को 2 बॉटल ब्रोकन है, ट्यूसडे को 2 बॉटल की कैप लूज़ है, लास्ट पे उनका टोटल किया गया है. तो ये एक चेकशीट होता है जिस पे हम लोग अपने सारे फैक्टर्स, सारे पॉइंट्स लिख देते हैं कि जिस भी फैक्टर या जिस भी पॉइंट के बेसिस पे हमें चेक करना होगा, हमें एनालाइज़ करना होगा. देन उसके बाद इसकी हेल्प से हम लोग अपनी पूरी चेकलिस्ट तैयार करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि हम जो भी फैक्टर्स पे हमें एनालिसिस करना है या चेक करना है, हम उसे भूलते नहीं हैं. तो हम अपने सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की. नाउ इन द थर्ड स्टेप क्या है हमारा, प्रिंसिपल्स फॉर जजिंग द ऑल्टरनेटिव. अब क्या ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो हमें ऑल्टरनेटिव्स को जज करने के टाइम पे अपनाने पड़ते हैं. तो हम अगर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की पूरी सेट तैयार करें कि हाँ हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितने हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी हमने ऑल्टरनेटिव्स को बस सेट किया है, अभी हमने उसको इवेलुएट नहीं किया. तो यहाँ पे हमें कुछ बेसलाइन क्राइटेरिया को हमें डिसाइड करना पड़ता है. क्यों डिसाइड करना पड़ता है, जो भी ऑल्टरनेटिव हम लोग सेट करेंगे वो ऑल्टरनेटिव उस क्राइटेरिया को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. जैसे कि हमारी क्राइटेरिया, जैसे हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल होती है, हमारे कॉर्पोरेट के कुछ कल्चर होते हैं. कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या, जो वैल्यू एंड एटीट्यूड के बेसिस पे या फिर जो भी आपकी एक कॉर्पोरेट में काम करने का एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर, एक तरीका है, जिस भी तरीके से वहाँ पे बिजनेस डीलिंग की जाती है, वो सब चीज़ें इफेक्ट ना हो. हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑल्टरनेटिव हम लोग सेलेक्ट करें, हमारे इन सारी क्राइटेरिया को अफेक्ट ना करें. तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग पैरेटो एनालिसिस भी कर सकते हैं. अब पैरेटो एनालिसिस का मतलब होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पैरेटो एनालिसिस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये विल्फ्रेडो पैरेटो ने लाया है. विल्फ्रेडो पैरेटो, इन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है. इसमें बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि जो भी प्रॉब्लम हमारा, हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे कि हमारे कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको पहले सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, किस सीरीज़ में हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए. तो पैरेटो एनालिसिस करने के लिए पैरेटो प्रिंसिपल्स का हम लोग को यूज़ करने की जो करना ज़रूरत होता है. तो पैरेटो प्रिंसिपल इज ऑल्सो
नोन एज 80-20 रूल। पेरेटो प्रिंसिपल को हम लोग 80-20 रूल भी कहते हैं। एंड 80-20 रूल की ये मान्यता, ये माना जाता है, मतलब पेरेटो जी ने ये बताया था कि 20% अगर प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उनका ये कहना था कि 20% प्रॉब्लम को सॉल्व करके 80% हम लोग रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो ये होता है 80-20 रूल। जबकि ये जो पेरेटो एनालिसिस का जो ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत लंबा है, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगी। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने यही हम लोग को पढ़ना है कि पेरेटो एनालिसिस से हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और अगर ये इनका नाम पेरेटो का नाम अगर आप लोग एग्ज़ाम में कोट करते हैं तो ये एक रेफरेंस के तौर पे बहुत अच्छा होगा और अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सो अगर हम लोग इसमें एक एग्जांपल देखें तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग इज़ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी यूजुअली डू नॉट मेक डिसीजन विच रिड्यूस प्रॉफिट। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भी क्राइटेरिया हमारी होगी, हमारे ऑल्टरनेटिव उस क्राइटेरिया को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट जो बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। तो अगर कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारी प्रॉफिट मेकिंग में हार्म पहुँचता है या फिर नहीं होता है, कोई किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उस प्रॉफिट को, उस ऑल्टरनेटिव को नहीं सेलेक्ट करेंगे। हम ऐसी किसी ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट नहीं करेंगे जिससे हमारी प्रॉफिट क्या होगी, इफेक्ट होगी। नाउ इन द फोर्थ स्टेप अगर हम देखें तो फोर्थ स्टेप में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है एंड एनालाइज द डिफरेंट चॉइसेस। ब्रेन स्टॉर्मिंग का बेसिकली मतलब ये होता है जब किसी भी एक प्रॉब्लम पे मोर देन वन लोग, मतलब एक से ज़्यादा लोग अगर बैठ के सोच रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपनी अपनी एडवाइस सब लोग दे रहे हैं, तो इसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। जहाँ पे हम लोग आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिव आइडियाज़ हम लोग लेते हैं सबसे, सब लोग अपने अपने आइडियाज़ सामने रखेंगे और उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब कलेक्शन ऑफ आइडिया, ये हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करते हैं क्या, कि हमारी प्रॉब्लम की कॉज क्या है, किस वजह से हमारी प्रॉब्लम हुई है, ये हम लोग देखते हैं। अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ अ कॉज। क्यों, किस वजह से प्रॉब्लम हमारी हुई है, कॉजेस में भी प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि हाँ कोई प्रॉब्लम हुई है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज उसका क्या है, सबसे पहले ट्राई किया जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट कॉज है उसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जिस भी कॉज से हमें इफेक्ट होगा, हमारी जो भी प्रॉब्लम है इफेक्ट हुई होगी जिस भी कॉज से, सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए ऑल्टरनेटिव हम लोग गैदर करेंगे, उसके लिए ऑल्टरनेटिव हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इन द फिफ्थ स्टेप, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, हमने प्रॉब्लम्स देख लिया, प्रॉब्लम्स के कॉज हमने फाइंड कर लिया कि हाँ ये कॉजेज़ को प्रायोरिटाइज़ हमने कर दिया। अब कॉजेज़ को प्रायोरिटाइज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर ऑल द ऑल्टरनेटिव फॉर देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पूरी पीपीटी में सिर्फ कीवर्ड्स मेंशन किए हैं ताकि आपको कीवर्ड्स कहीं से फाइंड ना करने पड़े और कीवर्ड्स के बेसिस पे आप अच्छा खासा लिख सकते हो। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कंपेयर करते हैं जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हम लोग लेते हैं, एक कॉज़ को, जो भी प्रॉब्लम की कॉजेज़ है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको पूरा कंपेयर करके उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जो भी होते हैं, जो भी इस ऑल्टरनेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है या फिर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, हम लोग उसको कंपेयर करके देखते हैं। तो इसमें ये जो कंपैरिजन करने का जो काम होता है ये मैनेजर्स का हमारे होता है। तो यहाँ पर मैनेजर्स की जजमेंट और मैनेजर्स का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो भी फैसले होते हैं वो उन्हीं को लेने हैं इस बारे में, जो भी ऑल्टरनेटिव उनको सेलेक्ट करना है वो उन्हीं को लेना है। तो जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसको कंपैरिजन करते हैं हम लोग, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव में कंपेयर करके देखते हैं कि हमें किस ऑल्टरनेटिव से फ़ायदा हो रहा है, किससे हमें कम फ़ायदा हो रहा है, ये सब चेक करते हैं। नाउ इन द सिक्स्थ स्टेप, सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करने के बाद जो भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हम लोग जानेंगे कि कौन से ऑल्टरनेटिव का क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगी, जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होगी, जो हमारी प्रॉब्लम्स को कम कर रही होगी, प्रॉब्लम्स के जो भी कॉजेज़ है उनको खत्म कर रही होगी, हम लोग वो ऑल्टरनेटिव अपना सेलेक्ट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द सेवेंथ स्टेप, एग्जीक्यूट करेंगे अपना डिसीजन। अब जो भी हमने ऑल्टरनेटिव अपना सेलेक्ट कर लिया, अब अपने डिसीजन जो हमने लिया कि हमें इस तरीके से ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्लान में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को क्या करना है, उसको उस अपने डिसीजन को, अपनी पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूशन का काम मैनेजर खुद भी कर सकते हैं और अपने सबऑर्डिनेट से भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिव को हमने इवैल्यूएट करके उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हुआ वो निकाला और देन उसके बाद हमने उसको एग्जीक्यूट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। देन इन द लास्ट स्टेप अगर हम लोग देखें तो हम एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ समय बाद हम लोग रिजल्ट को इवैल्यूएट करेंगे कि हमने जो भी सोच के उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया था, हमारे जो भी ऑल्टरनेटिव होंगे, जो भी ऑल्टरनेटिव हमने अप्लाई किए हैं, हम चेक करेंगे कि उस ऑल्टरनेटिव से हमें वही रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं जो हमने सोचा था, जो हमने पहले से सोच के रखा था, जो जिसकी भी वजह से हमने उसकी एनालिसिस की थी, हम लोग ये चेक करेंगे। ठीक? और जो भी उसमें कमियाँ होंगी, जो भी उसमें फॉल्ट्स होंगे, जो भी लूप होल्स होंगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नाउ थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, देन प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।